देखिए, नृत्य नृत्य जो होता है, नृत्य कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। नृत्य दो प्रकार का होता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को बोलते हैं क्लासिकल क्लासिकल डांस। शास्त्रीय सी से क्लासिकल डांस, सी से शास्त्रीय नृत्य। एक लोक नृत्य होता है जो फोल्क डांस होता है, फोल्क लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो होता है नियम पर आधारित होता है, और नियम पर आधारित होता है इसलिए शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल 8 होता है। लोक नृत्य जो होता है फोल्क, किसी भी स्थानीय क्षेत्र का परंपरा डांस होता है। किसी भी क्षेत्र का स्थानीय क्षेत्र का परंपरा होता है, उसी स्थानीय क्षेत्र की परंपरा के आधार पर उसकी पहचान होता है, वो लोक नृत्य होता है। भारतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य है जो नियम पर आधारित होता है, वो शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। यहाँ के मंदिरों का समर्पित है। तमिलनाडु के मंदिर को समर्पित करता है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। बिदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, मद्रास में पड़ता है तंजावुर। बिदेश्वर मंदिर कहाँ है? बिदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। यही बिदेश्वर मंदिर चोल मंदिर कहलाता है। चोल मंदिर में आता है बिदेश्वर मंदिर, है ना। हालांकि भारतनाट्यम भी चोले साम्राज्य में आता है। चोल साम्राज्य में खास कर राजेंद्र चोल के साम्राज्य में आता है भारतनाट्यम। और बिदेश्वर मंदिर भी चोले साम्राज्य मंदिर में आता है। तो बिदेश्वर मंदिर चोल मंदिर है, बिदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। बिदेश्वर मंदिर भारतनाट्यम वही भारतनाट्यम की मुद्रा दीवारों पर देखने को मिलता है। भारतनाट्यम की मुद्रा जो होता है उसके दीवार पर देखने को मिलता है बिदेश्वर मंदिर। अगला है मीनाक्षी अम्मन मंदिर। मीनाक्षी जो अम्मन है, मीनाक्षी अम्मन, ये मदुरै में है। मस मीनाक्षी अम्मन मस मदुरै में। एक और है महाबलीपुरम के मंदिर, है ना। शोध मंदिर है, यह शोर मंदिर कहते हैं इसको, महाबलीपुरम के मंदिर को शोर मंदिर। जो महाबलीपुरम जो है, नाम है महाबली है, महा है, तो यूनेस्को की सूची में आ गया। यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है महाबलीपुरम को, जो शोर मंदिर कहते हैं इसको। महाबलीपुरम महाबली में होगा। महाबली के मंदिर जो शोर मंदिर है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। ये महाबलीपुरम के मंदिर में नृत्य उत्सव होता है। और नृत्य उत्सव में कौन सा नृत्य? भारतनाट्यम का प्रदर्शनी। यही भारतनाट्यम का प्रदर्शनी होता है महाबलीपुरम के मंदिर में। भारतनाट्यम मंदिर जो है ना, यह नृत्य का जन्म, भारतनाट्यम जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य जो है, इसका मंदिर में जन्म हुआ है। शादी ब्याह में नहीं गाया जाता है ना। यह सांस्कृतिक नृत्य है, सांस्कृतिक नृत्य है भारतनाट्यम। तो कुछ भारतनाट्यम हो गया। शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है, यहाँ के मंदिर को समर्पित है, मंदिर में गाया जाता है। बिदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, चोल मंदिर के नाम से जानते हैं। ये भी भारत का मुद्रास दीवारों पर देखने को मिलता है बिदेश्वर तंजावुर में। मीनाक्षी मदुरै में है। महाबली में शोर मंदिर के नाम जानते हैं, यूनेस्को सूची में है। यहाँ भारतनाट्यम की प्रदर्शनी होता है महाबलीपुरम में। भारतनाट्यम में चोल साम्राज्य आता है, चोल साम्राज्य में राजेंद्र चोल आता है। इस प्रकार शास्त्रीय नृत्य में हम लोग कुल 8 गो शास्त्रीय नृत्य है। ओका भारतनाट्यम देखे पहला, जिसका पुराना नाम था सादिरा। तमिलनाडु मंदिरों का समर्पित करता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु के है, और सादिरा या सादिर नाम था पुराना। अगला देखते हैं मोहिनीअट्टम केरल के। केरल आदमी खाता है केला खाएगा तो कहाँ जाएगा? मुंह में। इसलिए मोहिनीअट्टम केरल के, महिलाओं के द्वारा होता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम है, केरल का है। शास्त्रीय नृत्य भी है। दूसरा शास्त्रीय मोहिनीअट्टम है, केरल का है। महिलाओं का नृत्य है।
मंदिर के उत्सव में आयोजन होता है, मंदिर में बजाया जाता है भारतनाट्यम की तरह। भक्ति पूजा का हिस्सा है, भारतनाट्यम की तरह भक्ति पूजा का हिस्सा है। ओणम, मोहिनी अट्टम। ओणम त्यौहार होता है केरल में, ओणम त्यौहार होता है, उसी के अवसर पर शास्त्रीय नृत्य होता है मोहिनी अट्टम। ओणम त्यौहार भी केरल का हो गया। भगवान विष्णु के मोहिनी का अवतार लिए थे, भगवान विष्णु के जो मोहिनी थे वो मोहिनी का अवतार लिए थे, उसी का नाम पड़ गया मोहिनी अट्टम केरल में। ओणम केरल। इस प्रकार ओणम जो है, ओणम त्यौहार अगस्त सितंबर महीना में होता है, अगस्त सितंबर महीना में। महिलाओं का नृत्य है मोहिनी अट्टम। ओणम जो ओणम अगस्त सितंबर महीना में होता है, वही ओणम नई फसल के आगमन की खुशी में केरल के लोग मनाते हैं। नए फसल होता है, उसके आगमन की खुशी में मनाते हैं। अब वो लोग मानते हैं कि राजा महाबली के आगमन हुआ है, राजा महाबली का आगमन हुआ है। राजा महाबली भगवान थे, भगवान के आगमन की खुशी में मनाते थे मोहिनी अट्टम ओणम त्यौहार। मोहिनी अट्टम हो गया, ओणम हो गया, ये सब महिला से संबंधित है, केरल के है। अब शास्त्रीय नृत्य है, अभी केरल के है। एक कथकली और कथक केरल की, एक पुरुष का कथकली जो है पुरुष से संबंधित है। मोहिनी अट्टम ओणम दोनों महिला से है, और कथकली पुरुष से है, लेकिन है तीनों केरल का। तो कथकली पुरुष संबंधित है और रामायण से संबंधित है। कथकली जो है रामायण से संबंधित है, रामायण महाबलीपुर महर्षि वाल्मीकि से संबंधित है। रामायण को लिख लेते हैं महर्षि वाल्मीकि, रामायण को लिखल महर्षि वाल्मीकि। ऐसे याद कर लीजिए, महान होता है राम, वो राम होता है रामायण, महर्षि वाल्मीकि रामायण जो कथकली से है। कथकली से कौन आता है? महाभारत, महाभारत को जय संहिता कहते हैं। महर्षि वेद व्यास महाभारत से संबंधित है, जो कथकली से है। मणिपुरी में पढ़ता है, मणिपुर में है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, ये राधा कृष्ण के प्रेम लीला का प्रदर्शन कर रहा है। राधा कृष्ण के प्रेम लीला, और राधा कृष्ण का जो प्रेम लीला है उसको रासलीला कहते हैं, रासलीला, प्रेम लीला को रासलीला। अब कुचिपुड़ी आता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश गाँव में गाया जाता है कुचिपुड़ी। ये भी शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। पहले कुचिपुड़ी को सिर्फ ब्राह्मण पुरुष करते थे, ब्राह्मण पुरुष ही नाचते थे कुचिपुड़ी को। अब महिला पुरुष दोनों गाने लगे हैं, नाचने लगे हैं। महिला पुरुष श्री कृष्ण के उत्सव पर मनाते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। पहले ब्राह्मण लोग गाते थे, महिला लोग गाने लगे हैं, महिला पुरुष दोनों श्री कृष्ण के उत्सव पर। शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो कर्नाटक संगीत पर होता है, कर्नाटक का जो संगीत है वही कर्नाटक के संगीत पर कुचिपुड़ी गाया जाता है। शास्त्रीय या शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय या शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य शास्त्रीय नृत्य देखा जाए ना, शास्त्रीय नृत्य भी है, वही शास्त्रीय नहीं, शास्त्रीय नृत्य अलग है जो असम में पड़ता है। असम में शास्त्रीय नृत्य खुद शास्त्रीय नृत्य है जो असम में है। इसका विकास 16वीं शताब्दी के आसपास 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था विकास असम में। भगवान कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, भगवान कृष्ण जो है उनकी कथा पर आधारित है। संत शंकरदेव पर आधारित है भी। कथक कली कहेगा तो केरल के है, लेकिन खाली कथक कहेगा तो उत्तर प्रदेश लखनऊ के उत्तर प्रदेश, लखनऊ पड़ता है, वो कथक संग्रहालय कहता है, संग्रहालय। कथक उत्तर प्रदेश के है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और लखनऊ का संग्रहालय। लखनऊ और जयपुर बनारस, लखनऊ जयपुर बनारस घराने से संबंधित होता है। लखनऊ भी जयपुर राजस्थान में है, बनारस लखनऊ में उत्तर प्रदेश में है। ये तीनों से घराने संबंधित है कथक। ओडिसी उड़ीसा में है, ओडिसी जो उड़ीसा में है, ये त्रिभंगा मुद्रा से संबंधित है। त्रिभंगा मुद्रा एस जैसन मोड़ के बनाया जाता है, वही त्रिभंगा मुद्रा से आता है ओडिसी।
ओडिसी त्रिभंगा मुद्रा से है, वही ओडिसी देवदासी लोग इसमें रहते हैं, देवदासी लोग है ना, जो शादी ब्याह नहीं कर रहते हैं, वो देवदासी लोग रहते हैं ओडिसी में। ब्रिटिश काल से लेकर के वर्तमान काल तक शिक्षा का विकास कैसे है उसको देखते हैं। 1781 देखिए, 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हो गल था। कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना हो गल था। कलकत्ता मदरसा का स्थापना 1781 में होता है। जब 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा का स्थापना होता है तो और वारेन हेस्टिंग करता है, वारेन हेस्टिंग कर देता है। 1781 में कलकत्ता मदरसा का स्थापना वारेन हेस्टिंग करता है। यही वारेन हेस्टिंग करके अब कहता है कि हम 1781 में बंगाल का पहला गवर्नर बनते जनरल बनते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, जो 1781 में कलकत्ता मदरसा का स्थापना किए थे। यही बंगाल के वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनते हैं और जमींदारी व्यवस्था को स्टार्ट भी यही किए थे। वारेन हेस्टिंग ही कहा कि हम कलकत्ता मदरसा 1781 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जमींदारी व्यवस्था को शुरुआत किए वारेन हेस्टिंग। 1781 में 10 जोड़ी का 1791 आएगा। 91 में इसमें संस्कृत कॉलेज, 81 में कलकत्ता मदरसा, 91 में संस्कृत कॉलेज खुलता है बनारस में। बनारस में खुलता है जॉन अनाथ डंकन खुलते हैं। स्टार्ट कौन किए थे? जॉन अनाथ डंकन। 91 इसमें संस्कृत कॉलेज बनारस में जॉन अनाथ डंकन ने किया था। फिर आता है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज आता है तो 1800 ईस्वी में शुरुआत होता है इसका, स्टार्ट होता है फोर्ट विलियम कॉलेज में 1800, और 2 बरस बाद 1802 में बेचारा फोर्ट विलियम कॉलेज बंद हो जाता है। 1802 में होता है शुरुआत, 1800 में स्टार्ट होता है, 1802 में ख़त्म बंद। जब फोर्ट विलियम कॉलेज आता है तो सिविल सेवकों के परीक्षण के लिए तैयार करवाता है। कहता है कि सिविल सेवक के प्रशिक्षण होगा, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण होगा। और ऑर्गेनाइजेशन में संस्थापक कौन इसका? लॉर्ड वेलेजली। वारेन हेस्टिंग है ये वेलेजली था। वह से विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, और वह से वेलेजली, लॉर्ड विलियम वेलेजली। 1813 में आते हैं। 1813 ईस्वी में कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का करता चार्टर्ड एक्ट बनाता है। 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्ड एक्ट बनाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्ड एक्ट बनाता है। वही 1813 ईस्वी में फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपया, कितना? 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा के लिए अनुदान पास करवाता है ना। 1813 ईस्वी में फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा के लिए अनुदान पास कराता है। और 1823 ईस्वी तक चलता है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष शिक्षा के लिए अनुदान पास होता है। 1823 ईस्वी तक 1823 ईस्वी तक एक कहानी चलता है। फिर आता है राजा राम मोहन राय। 1813 में ही आता है राजा राम मोहन राय आते हैं तो 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता कॉलेज का स्थापना कर लेता है। कलकत्ता मदरसा कहेगा तो आपको वारेन हेस्टिंग कराया था है ना। 1781 ईस्वी में क्या था? कलकत्ता मदरसा कहेगा तो वारेन हेस्टिंग। ये कलकत्ता कॉलेज है। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता कॉलेज की स्थापना करता है ना, शिक्षा के लिए। राजा राम मोहन राय वास्तव में राजा नहीं थे, इनका नाम राजा दे दिया था, उपाधि दिया था अकबर द्वितीय थे। यही कहा कि तू राजा है। राम मोहन राय नहीं, बिल्कुल राजा है। अकबर द्वितीय बोलता है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता, नवभारत का तारा और नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण, नवभारत का तारा, पुनर्जागरण का पिता, नवभारत का तारा, नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। 1835 के 1854 के, ये 35 से गए 1835 1854 में 35 में आता है मैकाले मिनट आता है
शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को करना इनका था। 1835 में आता है मैकाले मिनट आते हैं और कहता है कि हम शिक्षा का जो माध्यम होगा अंग्रेजी कर देते हैं, क्योंकि इनको अंग्रेज में भारतीयों को काम था, इसलिए अंग्रेजी की शिक्षा देना शुरू किए ताकि उस अंग्रेजी शिक्षा दे करके भारतीयों से फायदा उठाया जा सके। यही मैकाले मिनट भारतीयों को गुलामी मानसिकता का शिकार बनाना, भारतीयों को क्या किया, भारतीयों को गुलामी मानसिकता का शिकार बनाना था, इसलिए भारतीयों को गुलामी मानसिकता का शिकार बनाने के लिए है ना शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया था मैकाले 1835 में। 54 में चार्ल्स वुड था। चार्ल्स वुड ने क्या किया, अपने नाम पर वुड डिस्पैच एक्ट लाना, और डिस्पैच एक्ट लाना और कहा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसका मतलब हुआ कि भारतीय शिक्षा दिया जाएगा स्थानीय भाषा में साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी, ताकि आगे चल करके अंग्रेजी भाषा ही जोड़ दिया जाएगा, स्थानीय भाषा कट जाएगा। वही है वुड डिस्पैच चाहता है, और डिस्पैच एक्ट लान करके भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा। इसमें वुड डिस्पैच में 3 बात बोला गया था, प्राथमिक शिक्षा, 10th लेवल का हायर सेकेंडरी, उच्च शिक्षा, है ना। प्राथमिक शिक्षा में बोला कि स्थानीय भाषा होगा, और 10th हायर सेकेंडरी जो होता है स्थानीय के साथ साथ अंग्रेजी भी होगा, और जब इससे भी ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा 10th के उससे ऊंचा तो अंग्रेजी भाषा में दिया जाएगा। वुड डिस्पैच के तहत ही 1847 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में 3 गो विश्वविद्यालय खोला गया था। कलकत्ता में भी, मद्रास में भी, मुंबई में 3 जगह 1857 में ही वुड डिस्पैच के तहत 1857 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। 1835 में ही बनल था पहला भारत का गवर्नर जनरल बनल था। 1835 में बनल था पहला भारत का गवर्नर जनरल। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बनल था। 1835 में पहला भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनल था। 1835 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम साहब के साथ सती प्रथा खत्म किए थे। फिर 54 में 1833 के चार्टर के एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल 1835 में बनल था। कौन बनल थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 54 में आइएगा तो लॉर्ड डलहौजी था, है ना, जो चार्ल्स वुड और डिस्पैच के तहत भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा, बाकी देखे रहे था। 54 में फिर क्या हुआ? डलहौजी का समय आता है। डलहौजी का समय जो राज्य हड़प नीति, डाक की शुरुआत, रेलवे लाइन की शुरुआत यहीं होता है। अब चलता है हंटर आयोग, जो शिक्षा सुधार की जांच करने से संबंधित है। हंटर आयोग 1882 से 1823 में आता है। 1882 से लेकर के 1883 तक है जी, 82-83 साल, 1 साल तक हंटर आयोग आता है। तो इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। जब भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था, वही लॉर्ड रिपन का किया, इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। वही रिपन 1881 ईस्वी में पहली क्रमबद्ध जनगणना कर लेता था, और फिर क्रमबद्ध तरीका से जनगणना 1881 ईस्वी में होल था, पहला तो 1881 में। फिर साल भर के बाद 82 में 1878 में लागू होल था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू होल था 1878 में। इसको प्रतिबंध बंद करा देता है लॉर्ड रिपन 1882 में। मैंने 3 बरस 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू होता है, और 4 बरस बाद 82 में बंद कर देता है। इसलिए 1882 में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लेकर आया था। स्थानीय स्वशासन का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लेकर आया था। क्या देखे? हंटर आयोग 1882-83 भारत का पहला वायसराय लॉर्ड रिपन आता है। इस समय 1800 आता है तो 81 में पहले क्रमबद्ध जनगणना, फिर 82 में
1878 के कॉर्नकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है, उसका प्रतिबंध लगाता है 82 में। और स्थानीय 82 में ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लेकर आता है, इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं रिपन को। हंटर आयोग डालता है, इसका उद्देश्य यही था कि 1854 में जो वुड डिस्पैच चल था, शिक्षा को मैग्ना कार्टा लेकर आल था, और 1854 से अब तक जितना हुआ है शिक्षा, उस सभी शिक्षा सुधार की जांच करना है ना। 1854 से लेकर के अभी तक शिक्षा में कितना क्या हुआ है उसको सुधार के जांच करना। महिला जो होगा, महिला उसको शिक्षा को प्रोत्साहन देना ताकि महिला धीरे से धीरे शिक्षा ले सके, इसका यही उद्देश्य था हंटर आयोग का। फिर 1904 में आता है। 1904 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आता है, यूजीसी। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी। जब आता है यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका स्थापना कर ले था रेले आयोग की सिफारिश पर था। रेले आयोग की सिफारिश पर था यूजीसी का स्थापना 1904 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन जब बंगाल विभाजन कर रहा था। फिर सैडलर आयोग आता है, सैडलर कमीशन आता है। सैडलर कमीशन आता है, यह भी शिक्षा संबंधित है। 1917 से 1919 में, 1917 में आया था, 19 में 2 बरस बाद रिपोर्ट दिया था सैडलर आयोग। उच्च शिक्षा से पहले 12 वर्ष की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा देना है, कह रहा है सैडलर आयोग। 1917 में आता है, 19 में रिपोर्ट देता है, कहता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने से पहले बच्चा को 12 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा देना होगा, तब माध्यमिक शिक्षा देना होगा, तब जाकर उच्च शिक्षा देना है। सैडलर आयोग कमीशन जो था, इसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड आल था, वायसराय था, इसी के तहत आल था सैडलर आयोग कमीशन आयोग। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था उस समय। फिर 1940 आता है। 1940 में सर्जेंट प्लान आता है। सर्जेंट प्लान में बोला जाता है कि 3 से 6 वर्ष तक सर्जेंट प्लान चलता है, 3 से 6 वर्ष तक सर्जेंट प्लान चलता है। और सर्जेंट प्लान में चलता है तो 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा जो होगा उसको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है 1940 में। आगे 1995 में आता है। 1995 में है तना वर्तमान एजुकेशन देखते हैं। 1995 में मिड डे मील योजना आता है। मिड डे मील MEL मिड डे मील योजना आता है। जब आता है मिड डे मील योजना तो इसमें बात बोला गया है 1995 में उचित पोषण देना है, बच्चा को उचित पोषण देना है, और बच्चों को है ना उचित पोषण दे करके बच्चों को उपस्थिति बढ़ाना है, ताकि बच्चा जितना उचित पोषण लेगा तो बच्चा उतना ही आएगा, तो बच्चों को उपस्थिति बढ़ेगा। 1995 में आया था मिड डे मील योजना के तहत ऐसा बात बोला गया। फिर आता है 2021 में प्रधानमंत्री मोदी कहता है मिड डे मील योजना नहीं कहा जाएगा। 95 बोला थे, अब 2021 में मिड डे मील के जगह पर अब 2021 का इसका नया नाम हो गया 2021 से नया नाम हो गया PM प्रधानमंत्री पोषण योजना, नया नाम है। बाकी सब वही रहेगा, उचित पोषण, बच्चों को उपस्थिति बढ़ाना। 2021 से PM योजना हो गया, मिड डे मील खत्म, PM योजना आता है 2021 से। फिर आता है 1995 के बाद आता है 2021 में। 2021 में आता है तो इसमें बात बोला गया था कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 से लागू होता है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से इसमें बात बोला कि सर्व शिक्षा अभियान मैंने सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा, सब पढ़े सब बढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री उस समय थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी में बोला गया कि सब पढ़े सब बढ़े, इसी को सर्व शिक्षा अभियान बोला गया। फिर आता है 2005 में, 2015 है, 2015 पहले 2009 में RT एक्ट शिक्षा का अधिकार आता है। RTE एक्ट शिक्षा का अधिकार 2009 वाला आता है। RT एक्ट शिक्षा का अधिकार, और साल भर के बाद यही RT एक्ट 2009 में आता है और 10 में लागू हो जाता है RT एक्ट शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन 2010 से लागू होता है। फिर 2015 में आता है
प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। मोदी आते हैं तो ये बोलते हैं 2015 में पहला मोदी सरकार बनता है तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस सर्व शिक्षा सब पढ़े बोले थे 2001 में अटल भाजपा के समय। मोदी आता है 2015 में बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के पानीपत से शुरू होते हैं, हरियाणा के पानीपत से शुरू होता है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बोला गया था ताकि लिंगानुपात सुधरेगा। अब पढ़ेगी, इसका टैग यही था कि पढ़ेगी बेटी तब न बढ़ेगा भारत। फिर 2017 में आता है डिजिटल शिक्षा मिशन। डिजिटल शिक्षा मिशन आता है। डिजिटल शिक्षा मिशन आता है डिजिटल बोर्ड पर 2017 में आता है। 17 में आता है डिजिटल शिक्षा मिशन आता है 2017 में। ये बात बोला गया कि दीक्षा प्लेटफॉर्म आता है। दीक्षा प्लेटफॉर्म 17 से ही दीक्षा प्लेटफॉर्म यानी कि डिजिटल शिक्षा मिशन आता है। इसमें बोला गया है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। 2018 में आता है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र मतलब सभी को शिक्षा अभियान चला, समग्र शिक्षा अभियान 2018 में प्राइमरी से लेकर के 12 तक। समग्र शिक्षा अभियान का मतलब क्या, प्रे से लेकर के प्राइमरी से लेकर के 12 तक, यही समग्र शिक्षा अभियान होगा 2018 में 12वीं क्लास तक। 2020 में आता है नई शिक्षा नीति। 2020 में आता है नई शिक्षा नीति 2020 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होल था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हो गया था हुआ तो इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा होगा। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का बात बोला गया, अभी मौलिक अधिकार है। ऐसा आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया है। 21 के ए में जोड़ा गया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में बोला गया है। 21 के ए में जोड़ा गया है, बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा रहेगा। निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और मौलिक अधिकार ऐसा दे दिया गया है शिक्षा के लिए 2002 में। वही 2002 में 21 के में जोड़ा गया है। ये सब घटना एक आर्टिकल 51 के भी जोड़ा गया है। 21 के द्वारा 51 के भी जोड़ा गया है। इसमें बोला गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य 11वां अनुसूची जोड़ा गया है। अब बोला गया कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार न है न 21 के में। ये मौलिक 11वां अनुसूची मौलिक कर्तव्य से जोड़ा गया है, जो संरक्षणों का कर्तव्य करता है। संरक्षण करना है बच्चा को, और संरक्षण करने के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा भी देना है 6 से 14 वर्ष का बच्चा। 51 के 11वां अनुसूची में मौलिक कर्तव्य से है, संरक्षण का कर्तव्य करता है, निःशुल्क शिक्षा और 6 से 14 वर्ष का बच्चा। यही निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष का बच्चा मौलिक अधिकार से है 21 के में। जनगणना देखते हैं। जनगणना का इतिहास देखते हैं तो अर्थशास्त्र बुक से है। अर्थशास्त्र की बुक कौन लिख रहा था, चाणक्य कटेल, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में रहता था। मौर्य काल से संबंधित कुछ आंकड़ा दिया जाता है। मौर्य काल से संबंधित जो कुछ आंकड़ा है वही है आंकड़ा अर्थशास्त्र में। फिर मुगल काल में आता है। मुगल काल में एक है अकबर को हम लोग प्रशासन का स्वर्णिम काल कहते हैं। प्रशासन का स्वर्णिम काल अकबर कहते हैं। अकबर के दरबार में एक रहते थे अकबर अबुल फजल। अबुल फजल ने एक बुक लिखा जिसका नाम से ऐसे था आईने ए अकबर। नाम अकबर है, अकबर नहीं लिखा था, बिल्कुल अबुल फजल ने लिखा था। आईन ए अकबरी ने लिखा था। इस आईन अकबरी बुक में ही डाटा गणना जनगणना का जो भी डाटा था इसी में है लिखल गया था आईन अकबरी में। अकबर प्रशासन का स्वर्णिम काल अबुल फजल बुक लिखल था आईन अकबरी। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहता था। जनगणना संबंधित गणना इसी बुक में है आईन ए अकबरी में। विश्व की पहली आधुनिक जनगणना पूरे विश्व के है। पहला आधुनिक में कहेगा आधुनिक जनगणना करने वाला देश था स्वीडन। 1749 में कर लिया था। विश्व की पहली आधुनिक जनगणना करने वाला पहला देश स्वीडन 1749 में।
आधुनिक में कहा जाता है। पहला स्वीडन 1749। अब विश्व में पहली क्रमबद्ध जनगणना, यह विश्व पहले ये आधुनिक है। एक क्रमबद्ध जनगणना कहेगा तो अमेरिका का आया था। क्रमबद्ध मतलब कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद अमेरिका कराया था क्रमबद्ध तरीका से जनगणना। वो तो हम लोग विश्व को देखें। अब देखते हैं भारत में आधुनिक भारत में जनगणना। आधुनिक भारत में जनगणना 1872 में हुआ, 1881 में हुआ। 1872 वाला और 9 बरस बाद 1881 में हुआ, लगभग 10 वर्ष बाद। 1872 में था लॉर्ड मेयो के काल। 1881 में था लॉर्ड रिपन का काम। 1872 में लॉर्ड मेयो ने कहा कि भारत की पहली जनगणना करवा था, भारत की पहली आधुनिक जनगणना करवा था। आधुनिक है तो आधुनिक नहीं होगा। भारत की पहली आधुनिक जनगणना पूरे विश्व के स्वीडन करा था 1749 में। 1872 में लॉर्ड मेयो ने भारत की पहले आधुनिक जनगणना। फिर 9 वर्ष बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने कहा किया, जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। 1881 में लॉर्ड रिपन ने भारत के पहले क्रमबद्ध तरीका से, जो अमेरिका कराया था विश्व में, उसी तरह क्रमबद्ध तरीका से जनगणना की शुरुआत कर था लॉर्ड रिपन। यही क्रमबद्ध मतलब होता है प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होना। लॉर्ड रिपन करा था 1881 में। 1800 लॉर्ड रिपन जो था, इसलिए स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा कहता है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लॉर्ड रिपन है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी हो गया लॉर्ड रिपन। वुड डिस्पैच का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का। फिर 1901 में ये 1931 में ये 1901 में हल था वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, ब्रिटिश भारत का औरंगजेब था। ब्रिटिश भारत का औरंगजेब था। ब्रिटिश भारत का औरंगजेब कहा जाता है। ऐसा औरंगजेब मुगल काल में होता है। तो ब्रिटिश भारत का औरंगजेब किसे कहते हैं, लॉर्ड कर्जन को, है ना। और इसने कहा कि पहले जातिगत जनगणना के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को भारत को तोड़ना शुरू किया। लॉर्ड कर्जन कर दिया, क्या कर दिया, पहले जातिगत जनगणना के आधार पर भारत को तोड़ना शुरू किया। इसलिए पहले जातिगत जनगणना कराना शुरू किया। और इसका मतलब हुआ कि पहले जातिगत जनगणना होगा तो फूट डालो और शासन करो नीति अपनाना शुरू कर दिया, ताकि लोग जात के नाम पर टूट जाए और फूट डालो शासन करो की नीति अपना घर जाए। तो पहले भारतीय अंग्रेज औरंगजेब के नाम से जानता है कर्जन को। फिर 31 में क्या हुआ, 1931 में यह भी वायसराय था लॉर्ड इरविन, है ना, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। लॉर्ड इरविन ने पहले पूर्ण रूप से, ये तो जातिगत जनगणना कराते बस करा दिया, लेकिन पूर्ण रूप से जातिगत जनगणना कर था लॉर्ड इरविन। इसलिए पूर्ण रूप से कराया था लॉर्ड इरविन, इसलिए इसका जो आंकड़ा जो भी निकल कर था, इस आंकड़े का डाटा का आज भी यूज होता है। 1931 वाला इरविन वाला ये जो था कर्जन, इसकी जातिगत जनगणना तो हल था पहला कांस्टेंट बेस्ड सेंसस था जातिगत जनगणना। 1921 में 1971 में देखते हैं। 1921 और 50 जोड़िएगा 21 में तो 1971 पहली बार जनगणना हल था। जनगणना को इंग्लिश बोलते हैं सेंसस। पहली बार जनगणना हल था 1921 में, है ना। तो उसमें नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हल था, है ना, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हल था, दर्ज की गई थी। ग्रोथ रेट में दर्ज करना न, पहली बार जनगणना हल था 1921 में। तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि होता है। नकारात्मक मतलब कि इतना था, फिर बाद में इतना ही बढ़ा, तो इतना कमी हुआ ना, वही नकारात्मक जनसंख्या में वृद्धि होल था 1921 में पहली बार जनगणना हुआ था। 50 वर्ष बाद 71 में ये जनसंख्या का महाविस्फोट होता है। जनसंख्या का महाविस्फोट होता है, बूम ग्रोथ होता है, जनसंख्या का महाविस्फोट होता है। क्यों? इस समय 1921 में जनसंख्या कम होता है, इसलिए प्लेग की बीमारी फैल गया था बहुत पहले ही। अब वृद्धि होता है 1971 में जनसंख्या बढ़ता है, इसलिए महाविस्फोट होता है कि डॉक्टर वाजी कुरियन ने हरित क्रांति, दूध क्रांति, फलना क्रांति ला दिया था, इसलिए लोग खा पी के बढ़ गया जनसंख्या, इसलिए जनसंख्या में महाविस्फोट हो गया।
1921 देख लिए, भारत की पहली जनगणना था, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि होल था, और 71 में महाविस्फोट होल था। तो भारत के पहले जनगणना 1921 में था। फिर 1951 देखते हैं, 1951 में दोनों के बीच में आता है 1951 में ये तो पहला हल था ना, और देश आज़ाद नहीं हुआ था 1921 में, तब 1951 में देश आज़ाद हो जाता है। 1951 में देश आज़ाद होता है, तो स्वतंत्रता के बाद पहला भारत की पहली जनगणना 1951 में होता है। 1951 में देश आज़ाद होता है, पहले जनगणना आता है स्वतंत्रता के बाद 1951 में। उसके बाद फिर 2001 में आता है, 2001 में जनगणना होता है। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि 2001 में जनगणना हम लाते हैं, और कहते हैं कि 2001 में जनगणना लाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 2001 से पहले ये, इससे पहले 2000 में, 2 साल भर पीछे 2000 में नई जनसंख्या नीति लागू होल था। न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी नीति, नई जनसंख्या नीति लागू होल था 2000 में। जब 2000 में लागू हुआ नई जनसंख्या नीति, उसमें बात बोला गया था जनसंख्या को नियंत्रण करने के जागरूक चलाया गया था। नई जनसंख्या नीति में बोला गया था 2000 में कि जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम चलल था। इसमें 2 बात बोला गया था जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता में, यानी कि 2000 में नई जनसंख्या नीति में बोला गया था 2 बात बोला गया था कि पहला, हम दो हमारो दो, और छोटा परिवार सुखी परिवार कहलागा। और लास्ट जनगणना 2011 में और 21 में आना था, कोविड के कारण नहीं हुआ जनगणना 21 में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितना जिला है, तो भारत में टोटल 640 जिला है, और 640 जिला, और सबसे ज़्यादा जिला यूपी में है। सबसे ज़्यादा जिला वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिला है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। और सबसे ज़्यादा तहसील है। और तहसील ज़्यादा है तो ग्राम पंचायत ज़्यादा है। ब्लॉक का प्रखंड भी ज़्यादा है। लोकसभा का सीट 80 गो सीट है। राज्यसभा के 31 गो है। लोकसभा का 80 गो है, राज्यसभा के 31 गो है। और विधानसभा के 403 है। 403 विधानसभा, यूपी में विधानसभा 403 है, लेकिन विधान परिषद तो 100 सीट। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भारत में लोकतांत्रिक वाला देश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिला है तो 75 जिला, अभी फिलहाल में 75 जिला है। 76वां जिला बन रहा है, उसका प्रस्ताव हो गया है। उस 76 जिला का नाम रहेगा कल्याण श्रीनगर, जो बुलंदशहर अलीगढ़ को जोड़ दिया जाए, कल्याण श्रीनगर बनेगा 76वां जिला। टोटल अभी 75 जिला उत्तर प्रदेश में। देखा जाए तो लॉर्ड मेयो के समय होता है जनगणना की शुरुआत होता था 1872 में। लॉर्ड मेयो के समय 1872 में शुरुआत होता था। लॉर्ड रिपन के समय जनगणना 1881 में होता था। लॉर्ड रिपन के समय 1881 में पहली पूर्ण जनगणना कहेगा। रिपन के समय होता था 1881 में होता था। अब पूर्ण हो गया था जातिगत जनगणना, पहली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में। पहले डिजिटल जनगणना डिजिटल कहेगा 2026 में डिजिटल जनगणना। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला तो सूर्य उगता है, और लास्ट में डूबता है सूर्य गुजरात में। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में जितना जनसंख्या रहता है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा राज्य में पूछेगा, सबसे ज़्यादा राज्य में तो बिहार में है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहता है ना। राज्य में होता बिहार, लेकिन कुल ओवरऑल देखा जाए ओवरऑल तो नई दिल्ली में आता है। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत में जनसंख्या तो नई दिल्ली में
राज्य में कहेगा तो बिहार में, केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो नई दिल्ली में, तो केंद्र शासित और राज्य और केंद्र शासित ना लगा रहेगा तो नई दिल्ली मानना है। बिहार में 1106 है तो दिल्ली में 11,000 11,000, 6 की जगह पर 320 है, 320 एक्स्ट्रा है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है, कितना है ना, सबसे कम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में जी, जनसंख्या घनत्व सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। इस प्रकार राज्य में सबसे कम सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार हो गया। बिहार की बात रही, दो बात है, एक तो साक्षरता दर भी सबसे कम है, पढ़ा लिखल भी कम है, और घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे साक्षरता कम हो गया बिहार में, सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, सबसे ज़्यादा केरल में है, सबसे ज़्यादा साक्षरता पढ़ा लिखल केरल में। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व में बिहार ज़्यादा है, तो खाली जनसंख्या घनत्व हटा दिया, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा घनत्व है, पॉपुलेशन है, मतलब संख्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2001 के अनुसार 325, 82 था 25 है, 300 है, लेकिन 82 जगह 25 है, 25 वर्ग किलोमीटर, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है 2001 के अनुसार देखा गया। कह रहा 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो सिक्किम में 27.39, कर्नाटक में 0.16, कर्नाटक में, अरुणाचल प्रदेश में 11.77, हिमाचल प्रदेश में 1.15, तो सबसे ज़्यादा सिक्किम में है 27.39, होकर बाद अरुणाचल प्रदेश में 11.77, सिक्किम होगा ज़्यादा बौद्ध धर्म रहता सिक्किम में। 2011 के जनगणना के अनुसार प्रतिशत में बताना है, भारत की साक्षरता दर क्या थी। 2001 में देखा गया 64.8% था, और 11 में 74.04, मतलब 10% बढ़ा है, लगभग 10% बढ़ा है। 2001 में 64.8, 11 में 74.04, 10% बढ़ा है। जनगणना साक्षरता दर लगभग वृद्धि 10% बढ़ा है, यानी कि 2011 के अनुसार 74.04, तो 74.0 हो गया साक्षरता दर। जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम आएगा राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में। राज्य में कहेगा तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या है ना, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या है, सिक्किम है, ये देखिए एरिया है, सबसे कम जनसंख्या है, जो इसे पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। वहाँ पर बौद्ध धर्म ज़्यादा है सिक्किम में, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला है। और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप सबसे कम है। लक्षद्वीप को कोरल द्वीप कहते हैं। कोरल द्वीप क्यों? क्योंकि कोरल परवाल को कहता है। परवाल जो है ऊपरी परत कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है, यही कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग परवाल के ऊपर रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए कोरल द्वीप कहते हैं लक्षद्वीप को, जहाँ जनसंख्या सबसे कम है। और सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम है, राज्य में कहेगा केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। और सबसे ज़्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में, और सबसे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा नई दिल्ली में। और जनसंख्या घनत्व तो कहता तो बिहार में होता ज़्यादा है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, पहले मध्य प्रदेश है, अब राजस्थान हो गया, राजधानी जयपुर में है। सबसे छोटा राज्य गोवा पणजी राजधानी है। गोवा में पहले पुर्तगाल लोग रहते थे, एक समान नागरिक संहिता यहीं लागू होता सबसे पहले, उसके बाद उत्तराखंड बोलता है एक समान नागरिक संहिता। सिक्किम में नाथुला दरा। जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष पर होता है जनगणना एक बार। शुरुआत होता है लॉर्ड रिपन के समय 1881 में शुरुआत होता है जनगणना। रिपन के समय 1881 में पहली क्रमबद्ध तरीका से जनगणना हल था, जो इसको लागू होता है, और लॉर्ड रिपन वाला क्रमबद्ध तरीका से होता है इसलिए लागू होता है। 2021 में
ला टूट गया था। अब कब होगा 2021 में, क्योंकि कोविड के कारण जनगणना टूट गया है ना, इसलिए अब होगा 2026-27 में हो रहा है। कोविड के कारण जनगणना टूट गया था, 2021 में होना था से, अब 2026-27 में हो रहा। और 2026-27 वाला पहले डिजिटल जनगणना होगा। डिजिटल जनगणना 2026 वाला होगा, 26-27 वाला। भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला कौन सा 2011 जनगणना के अनुसार? भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य, तो सबसे कम आबादी वाला सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में 33, 34 हो गया आपको हरियाणा में 34, मिजोरम में 51 है ना, सिक्किम में 24। तो सबसे कम आबादी वाला तो हो गया सिक्किम, जहाँ जनसंख्या भी कम है और कम शहरी वाला आबादी वाला जनसंख्या, कम आबादी वाला भी कम शहरी वाला भी है। सबसे कम शहरी आबादी वाला भी शहर सिक्किम है, सिक्किम 24.9%। 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगानुपात क्या है? ऐसे भारत में कहता लिंगानुपात 243 है ना, है 1000 पुरुष पर 943 महिला है। लेकिन भारत में ना करके भारत है, लेकिन ग्रामीण भारत में तो 949 है। 943 से ज़्यादा है ना जी, 949 ग्रामीण भारत में है, 6 ज़्यादा है और का 43 है, 943 है, 949 है, 6 ज़्यादा है ग्रामीण लिंगानुपात। 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। तो लक्षद्वीप में जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या वृद्धि दर भी कम है। 60% से ज़्यादा सबसे कम होगा। भारत का नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य यही है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला है, सबसे कम वृद्धि वाला भी है ना। लेकिन नागालैंड देखें, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, इसमें भी सबसे अधिक नकारात्मक वाला, सबसे कम नकारात्मक वाला था लक्षद्वीप, लेकिन यहाँ पर नागालैंड में भी सबसे अधिक नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, सबसे अधिक नकारात्मक में जनसंख्या में वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, जहाँ भाषा इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लिश। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों के कुल प्रतिशत कितना है? तो कुल मुसलमान है प्रतिशत में 14.2, यहाँ 14.2 लिखल है। मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में मिनोरिटी मैंने अल्पसंख्यक होता है, मिनोरिटी मैंने अल्पसंख्यक का भी संरक्षण करने का अधिकार 29-30 में है, 29-30 आर्टिकल में है। अल्पसंख्यक के बारे में चर्चा कहीं नहीं है संविधान में, अलग से दिया गया है आर्टिकल 29-30 में अल्पसंख्यक का अधिकार। भारत में कुल कुछ 6 प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे मुस्लिम 14.2%, सिख सबसे ज़्यादा मुस्लिम, तब सिख ईसाई यहूदी, मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी देख रहे हैं। इस पर मुस्लिम की संख्या 14.2% है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता सबसे अधिक महिला भी है और पुरुष भी है, दोनों को साक्षरता में सबसे अधिक है। किस राज्य में? तो राजस्थान में देखा जाए तो पुरुष साक्षरता 79%, महिला साक्षरता 52% राजस्थान में, जहाँ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में। तो पुरुष साक्षरता 79, महिला हो गया 52, दोनों में अंतर है 27% सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है महिला पुरुष में राजस्थान में। लिंगानुपात का परिकलन कैसे करते हैं? तो 1000 पुरुष पर जितना महिला आ जाए हो गया लिंगानुपात। तो देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या
को कहते हैं लिंगानुपात, यानी कि डी ऑप्शन है। नंबर ऑफ वोमेन पर 1000 मेन इन द कंट्री। क्षेत्रफल के दृष्टि से कह रहा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है 2011 के जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप। इससे छोटा नहीं। जहाँ जनसंख्या कम है तो साक्षरता भी कम है, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। दमन द्वीप पहले एगो था, लेकिन अब दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों जुड़ जाता है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों जुड़ता है तो बन जाता है एगो केंद्र शासित प्रदेश। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और दमन द्वीप और नगर हवेली को एगो मिला कर दिया। और लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर था। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग हो गया। 2019-20 में 19-20 में ख़त्म होता है लद्दाख। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल हो जाता है, सबसे बड़ा हो गया लद्दाख क्षेत्रफल में, केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में तो लद्दाख। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा जिला का बात हो रहा है, राज्य नहीं, कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? साक्षर जिला सबसे ज़्यादा है। जैसे राज्य में कहते तो केरल होता है, लेकिन मिजोरम में आता है वो सेरीछिप जिला है। मिजोरम पड़ता है 98% ज़्यादा साक्षर है। मिजोरम में है सेरीछिप जिला। यही सबसे ज़्यादा भारत का जिला जो है पढ़ा लिखा जाते हैं। 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, साक्षरता दर 90% से अधिक है? वही सेरीछिप जिला वाला राज्य मिजोरम है। मिजोरम जहाँ 90% से अधिक है, और जिला इसका 98% से अधिक है पढ़ा लिखा। केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ लगाते हैं मिजोरम राज्य न होगा जी। गोवा सबसे छोटा राज्य और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य। त्रिपुरा है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा है। और त्रिपुरा जो बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री बनता है, बाउंड्री सूर्य रेखा। भारत में वार्षिक वृद्धि मान साल में वृद्धि दर प्रतिशत जनसंख्या धीरे धीरे कौन सा साल में घटा है? देखो 1951 में तो 1981 से 1981 तक 30 वर्ष तक जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है ना। 51 से 81 तक जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है। 71 में जनसंख्या विस्फोट हो गया 71 में। और 51 से 81 तक बहुत जनसंख्या बढ़ा। 81 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर कम गया है, यानी 1981 में आंसर होगा। बाल लिंगानुपात 1000 पुरुष पर महिला थी 919 है। 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात पूछ रहा है। बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर देखा जाए, बाल लिंगानुपात में 919 महिला थी। बाल लिंगानुपात का मतलब 0 से 6 वर्ष प्रति 1000 पुरुष रहेगा ना, तो कम बाल लिंगानुपात महिला रहेगी आपको 919। 2011 के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? तो गांव में रहते हैं भारतीय 68.8%, यानी 69% याद कर लीजिए। 68.8% में 69% गांव में रहते हैं। 69% रहता है गांव में, तो 100 में 69 घटा दीजिएगा तो 21% शहर में रहता है। 21% शहर में लोग रहते हैं। किस राज्य में ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर दोनों में, ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर में क्षेत्रफल में सबसे कम बाल लिंगानुपात? तो बाल लिंगानुपात सबसे कम कहेगा तो हरियाणा में है।
जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, स्टार्टिंग से बोलता था। बाल लिंगानुपात पूरे भारत में पूछेगा 919 लगभग है, देख लीजिए पीछे। हरियाणा में ग्रामीण और शहरी स्तर पर है ना क्षेत्र में सबसे कम बाल लिंगानुपात हरियाणा में है, जहाँ 1000 पुरुष रहेगा तो 879 महिला रहेगा, 879 महिला। यही बाल लिंगानुपात सबसे कम है हरियाणा में। भारत के जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाए। कोडिंग सम्मेलन चला था, उसके अनुसार राज्य का कोड क्या होता है और राज्य का कोड कितने अंक का होता है। तो राज्य का कोड होता है, स्टेट का कोड होता है 2 अंक का, 2 अंक का होता है, और जिला कोड होता है 4 अंक के, 4 अंक। और बाकी जो बचे का कोड गांव का होता है, गांव का। 2 गो हो गया राज्य का, 4 गो हो गया जिला का, बाकी गांव के। पुरुष की साक्षरता दर क्या है पूरे भारत में? पुरुष का साक्षरता दर है 82.14%। 82.14% पुरुष पढ़ा लिखल है। महिला है, महिला के पूछेगा तो 65.46%, 65.46% महिला। अब कुल ऑल ओवर दोनों को मिला दिया जाए तो कुल साक्षरता दर 74.04% पूरे भारत में, 74.04%। 74 हो गया पूरे भारत में, और 82.14 हो गया पुरुष का, और 65.46 हो गया, 65.46 महिला का। महिला के 65.46, पुरुष के 82.14, पूरे भारत का 74.04, पूरे भारत का 74.04। महिला का 65.46, पुरुष का हो गया 82.14, पूरे भारत में दोनों को मिला दिया जाए 74.04। ये कह रहा है किस राज्य में, किसमें प्रति 1000 बालिका मैंने पुरुष 1000 बालिकाओं पर 0.6 वर्ष के बालिका कहते हैं, उस बालकों की संख्या सर्वाधिक है। मैंने हरियाणा में बालिका का प्रतिशत सबसे कम है, 836 होता है 1000 पुरुष पर, बालिका 836 है। और अरुणाचल प्रदेश में बालिका का अनुपात सबसे ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में बालिका ज़्यादा है और सबसे कम हरियाणा में है। कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? सबसे बड़ा पूछ रहा है, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, मतलब सबसे कम है, कामों में सबसे बड़ा है तो मुस्लिम सबसे बड़ा है। अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में भी सबसे बड़ा मुस्लिम है। 14% से ज़्यादा कुल संख्या देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक 2011 के अनुसार है। 14% तो है ही है जी मुस्लिम लोग। जैन धर्म सबसे कम हो गया, अल्पसंख्यक भी ऐसा लेकिन सबसे कम वाला है। अल्पसंख्यक सब है, मुस्लिम सबसे बड़ा वाला है, सबसे कम वाला जैन धर्म है, जो 2014 से इसके अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया है जैन धर्म को। 2011 के अनुसार भारत में कितने ऐसा शहर था जहां 10 लाख से अधिक आबादी था वाला शहर था, है ना? 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर कितना था? 53 गो ऐसा शहर था भारत में, 53 गो ऐसा शहर था जहां 10 लाख से अधिक आबादी था। किस वर्ष की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो महान विभाजक वर्ष है आपको 1921 वाला को बोलते हैं। 1921 वाला महान विभाजक वर्ष कहते हैं। इसकी जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि दर वाली है, नकारात्मक वृद्धि होल था, इसलिए महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। स्वतंत्र भारत की, जब भारत में देश आज़ाद हुआ था तब पहले जनगणना हुआ था 1951 में। 1951 में पहले जनगणना हुआ था। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 1951 में जनगणना हुआ था, उस समय जनगणना आयुक्त गोपाल स्वामी थे। गोपाल स्वामी थे, गणना आयुक्त थे 1951 में। भारत की जनगणना की मानक परिभाषा के अनुसार, कैसा मानक है? मानक परिभाषा के अनुसार
सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक क्या है? सीमांत श्रमिक मानक परिभाषा बोलता है कि सीमांत श्रमिक क्या है। तो सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन, कितना 183 दिन काम कर सके। मानक परिभाषा बोलता है कि कोई भी व्यक्ति एक साल में अगर 183 दिन काम कर दिया वो सीमांत श्रमिक कहलाएगा। सीमांत श्रमिक 183 दिन काम करता, 365 दिन में 183 दिन काम किया तो सीमांत श्रमिक आ जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने पर है? नगरीय 31.2 हो गया, और गांव था आपको कितना था? 68.8 था, 69 था। तो नगरीय हो गया, शहरी हो गया 31.2, लगता है पीछे 21 पॉइंट कुछ पढ़ती थी ना, 31.2 पढ़ गया नगरीय शहरी। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति, जन लग गया एसटी आ जाएगा। एसटी की संख्या कम है, 0 है। पंजाब में एसटी की संख्या है ही नहीं। पंजाब में सबसे कम एसटी था आपको पंजाब में, लेकिन सबसे एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे अधिक एसटी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एसटी ज़्यादा है, भील का है, गोंड का है, संथाल का है। एसटी भील गोंड संथाल सबका सब मध्य प्रदेश में आता है, ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश में एसटी भील गोंड संथाल ज़्यादा है, वन क्षेत्र भी ज़्यादा है, टाइगर रिजर्व भी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में वन है तो टाइगर ज़्यादा है। और दाल का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन, दाल और सोयाबीन सब है मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। कह रहा है किस राज्य के जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगा वहीं ना जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रहेगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है जनसंख्या, इसलिए यहाँ पर कुल जनसंख्या वृद्धि दर यही होगा उत्तर प्रदेश में, जहाँ 20% है और 16% महाराष्ट्र में। खाली जनसंख्या का तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार होता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो पूरे भारत की जनसंख्या जो है उसका है ना 16.5% है, यानी कि 16.5% है। 16.5% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है जो भारत की तुलना में। 11 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण लोग पूछ रहा है, ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में? तो ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में 89.90% ग्रामीण है। ग्रामीण मान 90% मान के चलिए, 90% हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक पूछा, ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में? दशक पूछ रहा है, दर्ज की गई था। तो ऋणात्मक वृद्धि दर 1921 में था। 1921 में ऋणात्मक दर होल था। महान विभाजक वर्ष कहते इसको, या खतर को भी बोलते हैं। 1911 से 21 को 10 वर्ष हो गया। यही ऋणात्मक दर दशक सबसे कम है यहाँ पर। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की है? तो ऋणात्मक वृद्धि दर 10 वर्षों में होता है। 1911-21 में हुआ जो ऋणात्मक वृद्धि दर सबसे कम हुआ। न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य, तो जहाँ बालिका लिंग अनुपात सबसे कम रहेगा वही ना न्यूनतम पुरुष अनुपात में कम रहेगा। तो न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य है हरियाणा। 11 के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, सबसे ज़्यादा आबादी यूपी में है। और बाद यूपी में जनसंख्या वृद्धि भी ज़्यादा है। और बाद जनसंख्या यूपी के बाद आता है महाराष्ट्र के बाद आता बिहार। भारत में जनसंख्या घनत्व तो निरंतर बढ़ रहा है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है कि जन्म दर बढ़ना और मृत्यु दर कमना, यानी जन्म और मृत्यु दर के बीच का अंतर है, दोनों के बीच का अंतर होता है। जन्म दर बढ़ रहा है और मृत्यु दर
ये दोनों के बीच का अंतर होता है आबादी की वृद्धि होता है, दर कहता है। किस राज्य में महिला पूछ रहा है, महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ऐसे तो पूरा चाहे महिला पुरुष रहे, पूरे में केरल में है 2011 के अनुसार साक्षरता दर ज़्यादा है। यहीं पर महिला पुरुष भी केरल में ज़्यादा पढ़ा लिखा है। भारत में जनसंख्या घनत्व की परिभाषा बताइए। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा यही है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, माने 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं, वो व्यक्ति की संख्या के रूप में जनसंख्या घनत्व है। 11 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता के दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? सबसे ज़्यादा महिला में पढ़ा लिखल केरल है, ऑल ओवर में भी केरल है, लेकिन महिला केरल में ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है महिला में पढ़ा लिखा? तो महिला में 89% होता है पढ़ा लिखल मिजोरम में। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि क्या करती है कि भारत पूरे विश्व का सबसे युवा देश है, पूरे विश्व में युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीय की औसत उम्र क्या है? भारत जो है पूरे विश्व का सबसे युवा देश है, तो उसका औसत उम्र क्या है 20 के अनुसार? तो युवा है 29 वर्ष, इसलिए औसत वर्ष 29 वर्ष बताया गया है, इसलिए नौजवान होगा, युवा हो गया। 11 के अनुसार न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर किस राज्य में आता है? ऐसे तो राज्य कहेगा तो न्यूनतम साक्षर जिला, न्यूनतम साक्षर राज्य कहता तो बिहार होता, लेकिन जिला पूछ दिया तो अलीराज मध्य प्रदेश में पड़ता है। अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश में, जहाँ पढ़ा लिखा सबसे कम जिला यही है, मध्य प्रदेश वाला में। 11 के अनुसार भारत में किस राज्य में कौन सा राज्य सबसे कम नगरीकरण प्रदर्शित करता है? सबसे कम नगरीकरण माने शहरीकरण, सबसे कम शहरीकरण कहाँ है? तो बिहार में सबसे कम शहरीकरण है। तो बिहार में शहरीकरण नगरीकरण सबसे कम है, 11.3% तो है, 11.3% बिहार में शहरीकरण है। 11 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जितना है उसमें जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनजातीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो लक्षद्वीप में 94.8, केंद्र शासित प्रदेश हो गया 94.8 लक्षद्वीप। मिजोरम हो गया, मिजोरम 94.4, मिजोरम में दूसरा स्थान पढ़ा लिखल महिला में है, यहाँ 94.4 है, ये है 4 दूनी 8। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति है 94, मिजोरम में भी 94। 11 के अनुसार मानव श्रम वर्कफोर्स में मानव श्रम का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में काम करता है? मानव जितना काम करता है लेबर लोग, उस लेबर में कितना प्रतिशत लोग खेती बाड़ी करता है? तो 54.6%। कृषि में 50 से ज़्यादा प्रतिशत, 50 से ज़्यादा हो गया, 54.6% कृषि में लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। 54.6%, 54.6। चलते हैं, चैप्टर 6 हो गया, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट के हम लोग देखते हैं इसका माइक्रोसॉफ्ट के परिचय, जिसको एम से होता है एम, और सॉफ्ट ऑफिस को बोलते हैं सॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम से माइक्रो, ए से सॉफ्ट, ओ से ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्थापना पूछेगा कब होता? स्थापना इसका 4 अप्रैल 1975 को होता है। कब होता?
4 अप्रैल 1975 को हुआ। कौन किया था? तो बिल गेट्स, पॉल एलन। बिल गेट्स किए थे और पॉल एलन किए थे।